हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3.17 चैप्टर 3 है। क्वेश्चन है व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस ऑन अ रजिस्टर मेड ऑफ एलॉय मैग्नीन। मैग्नीन का एक एलॉय है इसमें कॉपर और निकेल होता है ना। मैग्नीन में अगर देखा जाए मैग्नीन एक मटेरियल है ना। ये क्या है भाई? मटेरियल है जिसमें कॉपर होता है और निकेल होता है। कॉपर प्लस निकेल होती है ना। कॉपर और निकेल का मिक्सचर है, यानी इसको आप कह सकते हैं एक एलॉय है ना। एलॉय ओके। ये कुछ आपको टेबल बनाकर दिया हुआ है। इधर दिया हुआ है करंट और यहां पर दिया हुआ है वोल्टेज। करंट दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है ना। यहाँ पर करंट एम्पियर में है, यहाँ पर वोल्टेज वोल्ट में है। इस तरह से दिया हुआ है। पहले दिया हुआ है 0.2, यहाँ पर दिया हुआ 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, इस तरह से दिया हुआ है 0.8, फिर दिया हुआ है 1। इस तरह से आपको वैल्यूज दी हुई है ओके। यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ है 3.94 और 7.87। फिर दिया है बच्चों 15.7, सॉरी यहाँ पर 11 दिया हुआ है 11.7। उसके बाद दिया हुआ है 15.7, यहाँ पर 11.8 है। फिर दिया है बच्चों 19.7। अब जरा समझिए इसको बात को। लास्ट में दिया हुआ है 19.7 ओके। अब यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं ओके। जैसे मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट के लिए कि ए जो दिया हुआ है वो है 0.2 है और भी जो दिया हुआ है वो 3.9 और 4 है। इस तरह से दिया बहुत सारे हैं और भी वैल्यूज दिया हुआ है। तो मैं जानता हूँ कि V बराबर क्या होता है I इंटू R होता है। तो R बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? V बटे I लिखेंगे। तो यहाँ पर हो गया R इजिकल टू V। V का वैल्यू है 3.94 और डिवाइडेड बटे 0.2 है। क्लियर? तो यहाँ पर इसको हम सोल्व करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 39.4 और डिवाइडेड बटे 2। इसको R बराबर क्या लिखेंगे? R बराबर लिखेंगे 19 इंटू 2 38 होती है ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे 19 और इसमें होगा 7। इतना वैल्यू जा रही है, देख रहे हैं ना, इतना ओम आ गया रेजिस्टेंस। दूसरा की बात करते हैं, एक और बात कर रहे हैं कि A इजिकल टू 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर और V इजिकल टू जो है वो किस तरह से है 7 पॉइंट कितना है? V इजिकल टू है 7.8 और 7.87 ऐसे हैं। अब इसकी हम R की अगर बात करें, R की बात तो क्या मिलेगा जरा समझिएगा इसको। 7.87 डिवाइडेड बटे 0.4 इजिकल टू 7.87 इंटू 10 डिवाइडेड बटे 4। तो इसको लिख सकते हैं R इजिकल टू 1। ठीक है, और फिर हो गया 38 है ना। तो फिर हो गया 9 के 36 है ना। फिर हो गया 2 27। तो ये हो गया 7 के
27 हो जाएगी, तो 7 चौके 28, तो 7 चौके नहीं तो 3 कर सकते हैं। ओके, इंटू कितना कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 19 पॉइंट 7 चौके 28, हाँ ठीक है, 6 होगा, 6 लगभग उसी के आसपास होगा, 6 ओम इतना आ रहा है। तो ये क्या वैल्यू आ रहा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट आ रहा है ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं कुछ वैल्यू, कुछ बातें लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं कि लगभग रेजिस्टेंस जो हो गया कांस्टेंट है। नाउ फ्रॉम above resistance is almost क्या है, now resistance almost constant, that is magnin behaves as conductor, so Ohm's law valid, and graph between voltage and current will be a straight line. Current will be a straight line. आपने पढ़ा है ओम्स लॉ में कि अगर किसी कंडक्टर जैसा बिहेव करता हो कोई मटेरियल, बिल्कुल कंडक्टर की तरह बिहेव करता हो, तो उसकी जो ग्राफ होती थी वो कैसी होती थी, स्ट्रेट लाइन होती थी। जैसे कि ये हो गया V और यहाँ पर क्या हो गई I, तो इस तरह से होती थी, ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना। ग्राफ हो गई कैसी, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, यानी tan थीटा इज इक्वल टू V डिवाइडेड बटे I, tan थीटा इज इक्वल टू V बटे I, स्लोप दिया। क्लियर है। तो ये था 3.17 क्वेश्चन नंबर 3.18, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, ए पार्ट है, a steady current flow in a metallic conductor of non-uniform cross section. Which of these quantities is constant along the conductor? current density, electric field and direct velocity. कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरह से है जो नॉन यूनिफॉर्म है, जैसे इस तरह से है, ऐसे ये मान लीजिए L1 है और ये क्या है L2 है, इस तरह से। इसकी एरिया यहाँ पर A2 है और इसकी एरिया यहाँ पर A1 है, इस तरह से। तो करंट की अगर हम बात करें, करंट तो ये हो जाता है चार्ज बटे टाइम। तो जितना चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा उतना ही चार्ज यहाँ से फ्लो कर जाएगा, है कि नहीं। तो नाउ करंट विल बी कांस्टेंट, पहली बात, नाउ करंट विल बी कांस्टेंट, करंट जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट। क्लियर है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है ना। करंट क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि चार्ज, जितना चार्ज यहाँ से पास करेगी, यहाँ पर चार्ज स्लो पास करेगी और ज़्यादा अमाउंट में पास करेगी, यहाँ पर कम अमाउंट में पास करेगी लेकिन फास्ट करेगी, तो दोनों का रेशियो क्या होगी, सेम होगी। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं कि Q/T रेशियो 2 इज इक्वल टू Q/T रेशियो 1 सेम होगी। यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर I2 इज इक्वल टू क्या होगी, I1 होगी। तो करंट कांस्टेंट रहेगी, ये बात हो गई। दूसरी बात है करंट डेंसिटी।
करंट डेंसिटी से बोलते हैं। ओके, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, देखिएगा। करंट डेंसिटी को J बराबर आई बटे कितना होता है, एरिया होता है। तो आई क्या है बच्चों, आई तो कांस्टेंट है। तो फिर करंट डेंसिटी किस बात पर डिपेंड करेगी, तो करंट डेंसिटी जो डिपेंड करेगी वो क्या होगा, 1 बटे एरिया होगा। तो यानी J1 है ना, ये हो जाएगा 1 बटे A1, यहाँ पर क्या हो गया J2, तो 1 बटे क्या हो गया A2, है ना। तो J1 डिवाइडेड बटे J2 इज इक्वल टू A2 डिवाइडेड बटे A1। इसको लिख सकते हैं क्या, पाई और पाई R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे पाई R1 का स्क्वायर, है ना। तो J1 डिवाइडेड बटे J2 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या बच्चों, R1 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर क्या है, R2 जो है वो क्या है, बड़ा है R1 से, है कि नहीं। तो R2 बटे R1 इसका स्क्वायर क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, J1 डिवाइडेड बटे J2 बड़ा होगा, फिर क्या होगा, फिर J1 ग्रेटर देन क्या होगा J2, ऐसे होगा। यानी करंट डेंसिटी जो है ना यहाँ पे ज़्यादा होगी। ये समझ में आया नहीं आया आपको, क्लियर है बात यहाँ तक। क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है ये, है ना। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। रेडियस से करंट डेंसिटी वेरी करती है या डायमीटर के अकॉर्डिंग वेरी करती है, करंट पे इंडिपेंडेंट होती है, करंट कांस्टेंट होती है। इस केसेस में हो सकता है कहीं अलग अलग कंडक्टर हो, ये कंडक्टर एक अलग है, एक दूसरा कंडक्टर हो जिसमें करंट अलग अलग हो, है ना। तो करंट डेंसिटी उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगी। लेकिन सेम कंडक्टर हो, अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, उस केस में करंट डेंसिटी चेंज कर जाएगी और करंट जो है कांस्टेंट रहेगी। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट। ओके, नेक्स्ट है क्या, पोटेंशियल, है ना। नेक्स्ट क्या है, पोटेंशियल है। एक तो हो गया आपको विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, करंट हो गया, करंट डेंसिटी हो गई। अब बात है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि V बराबर होती है E इंटू क्या होती है, L होती है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में है कि E यहाँ पर क्या हो गई, V डिवाइडेड बटे L, है ना। ये हो गया आपका पोटेंशियल हो गया ना, है ना। ये हो गया आपका पोटेंशियल। तो V बराबर, अब पोटेंशियल है तो ये लंबाई के अकॉर्डिंग क्या करेगी, चेंज करेगी ना, डिपेंड्स ऑन लेंथ। यानी लेंथ के यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो E हो गई आपको 1 बटे L, इस तरह से आप लिख सकते हैं, है ना। दूसरी बात एक और है कि आप V को क्या लिखते हैं बताइए, I इंटू क्या लिखते हैं, R लिखते हैं। V बराबर R बराबर क्या लिखते हैं, R बराबर रो L बटे और क्या लिखते हैं, एरिया लिखते हैं, इंटू I लिखते हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, डिपेंड्स ऑन लेंथ ना, का जनरल फार्मूला बना दीजिए, जनरल फार्मूला, है ना। इसको आप जनरल फार्मूला बना सकते हैं। यहाँ पर आप लिखिए ऐसे, ये जो है V डिवाइडेड बटे L कर रहे हैं तो I R पुट कर दीजिए। तो E बराबर लिखिएगा रो L I डिवाइडेड बटे A इंटू L। इसमें जो जो कांस्टेंट है उसको हटा दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गई रो I डिवाइडेड बटे A हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ना। इसमें रो एंड I क्या होती है, कांस्टेंट होती है ना बच्चों। रो एंड I कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखते हैं इसको हम। ओके, तो नाउ यहाँ पर लिखेंगे कि नाउ A इंक्रीज करेगी, है ना, तो E क्या करेगी, उसकी डिक्रीज करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी, तो जो E1 है वो क्या होगा, E2 से बड़ा होगा। दूसरी बात ये है कि V बराबर E इंटू L कर सकते हैं, समझ।
तो ये हो गया। दूसरा है आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। वीडी का भी कई फार्मूला होता है। एक तो इसमें ये फार्मूला होता है कि ई, है ना, एन टाउ ई टाउ डिवाइडेड बाई एम। तो यहाँ तो डायरेक्ट मिल रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशन मिल रहा है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ई टाउ एंड एम दोनों के क्या है, कांस्टेंट है। तो जैसे फील्ड में मिल रहा था उसी तरह से यहाँ भी मिले, वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मिल रहा है, 1/a। तो यहाँ पर हो जाएगा कि वी डी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो रही है, ए हो रही है। चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बराबर एन ई ए, है ना, वी डी, एन ए वी डी, आई कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, फिर यहाँ पर भी वी डी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रही है। यहाँ पर एन क्या है, कांस्टेंट, ई क्या है, कांस्टेंट, ओके। तो वी डी जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और करेंट भी क्या है भाई, कांस्टेंट है, ओके। तो ओवरऑल हम ये लिख सकते हैं कि नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ ड्रिफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी and drift velocity is inversely proportional to the area of cross section of conductor, है ना, area of conductor of cross section, है ना, एरिया ऑफ कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 3.19, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। करे कि एलॉय ऑफ मेटल यूजुअली हैव ग्रेटर लेस रेजिस्टिविटी देन दैट ऑफ द कंस्टिट्यूट मेटल्स। एक देखिए, पहली बात है एक एलॉय है ना, एक एलॉय दिया हुआ है, एलॉय एंड मेटल। पहली बात यहाँ पर देखो, तो इसको आप बोल सकते हैं ये जो है ना प्योर कंडक्टर है। पहली बात प्योर कंडक्टर, ये जो है मिक्सचर हो गया, मिक्सचर टाइप्स हो गया, नॉट प्योर्स हो गया, है ना। ये क्या हो गया भाई, नॉट प्योर कंडक्टर। पहली बात तो ये हो गई। तो दूसरा यहाँ पर पहला, अगर हम जवाब दें पहला का, तो पहला सवाल में यही पूछा है कि एलॉय ऑफ द मेटल यूजुअली हैव ए ग्रेटर लेस रेजिस्टिविटी। तो पहली बात की ये देखो, R = रो एल बटे एरिया। तो जिसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना भाई। तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, कंडक्टर का, कि जो कंडक्टर से थोड़ा सा लो क्वालिटी का है उसका। तो एलॉय का जो होगा रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, कि ना हो, यहाँ पर लिखेंगे कि ना हो रजिस्टिविटी ऑफ एलॉय is greater than कंडक्टर। क्लियर। तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना, माने रजिस्टिविटी जो होगी एलॉय की वो ग्रेटर होगी किससे, कंडक्टर से। तो जाहिर सी बात है कि जो रेजिस्टेंस होगा एलॉय का वो ज़्यादा होगा किससे, कंडक्टर से।
कोड आउट। ओके, नेक्स्ट ये ए पार्ट था, हाँ ये ए पार्ट था, यहाँ पर ए पार्ट है, ये क्या है बी पार्ट है। ओके, बी पार्ट में कह रहा है कि एलवाई यूजुअली हैव द मच लोअर हायर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देन प्योर मेटल। अच्छा, अल्फा का वैल्यू जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसकी बात कर रहा है। अल्फा का वैल्यू है टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो आर बराबर क्या होती है, R2 बराबर हम लिखते थे ना R1 है ना, R1 1 प्लस अल्फा और डेल्टा टी, इसी की बात कर रहा है, इसी की बात कर रहा है, यानी R2 माइनस R1 डिवाइडेड बटे R1 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा, ये हो गया। तो अल्फा बराबर क्या हो गया, R2 हो गया माइनस R1 हो गया डिवाइडेड बटे R1 और डेल्टा टी होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो अल्फा का जिसका रेजिस्टेंस अल्फा ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन कहने का मतलब है कि एलवाई का जो वैल्यूज होती है ना कोफिशिएंट, वो लोअर होती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, लोअर वैल्यूज ऑफ एलवाइज। एलवाइज का वैल्यूज क्या होती है, कम होती है, इसी की बात करता है, इसी का ना, ये वाली बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर मेन कंडीशन है ना। नेक्स्ट जो है सी पार्ट में सेम थ्योरेटिकल बात पूछा है, सी पार्ट में पूछ रहा है ना कि द रेजिस्टिविटी ऑफ एलवाई मैग्नीज इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज रैपिडली विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब एलवाई की बात करता है ना, तो हम लोग तो कंडक्टर में जैसे अगर पढ़ते हैं कि कंडक्टर की अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं कंडक्टर की, तो इसमें है कि रेजिस्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने से, रेजिस्टेंस भी क्या करता है, बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से। क्लियर। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो अगर बात करते हैं टेम्परेचर की, ओके, तो हमको कंडक्टर के बारे में पता चल गया कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी क्या करती है, बढ़ती है। ऐसे लिखते थे ρ2 ρ1 1 प्लस अल्फा और डेल्टा टी, ऐसे लिखते थे। अगर उसी तरह से हम रेजिस्टेंस की भी बात करें, R2 इज इक्वल टू, अगर रेजिस्टेंस की भी बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, बढ़ेगा। कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ेगा कब, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब, रेजिस्टेंस बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब। ठीक है भाई, ऐसे जैसे कि लिखते हैं R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, कंडक्टर की। अब बात इसी में करते हैं क्या, सेमी कंडक्टर की। अगर हम बात करें क्या, सेमी कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो क्या मिलेगा, ज़रा देखिएगा। सेमी कंडक्टर में है कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, घटती है कब, अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तब। तो सेमी कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, घटती है। तो रेजिस्टिविटी घटेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, घटेगा, है ना भाई। ये देखो बात आ गई कि अगर हम सेमी कंडक्टर में बात करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी तो घट रही है, कंडक्टर में बढ़ रही है। तो आपको मिलेगा R2 इज इक्वल टू R1, यहाँ पर मिलेगा 1 माइनस अल्फा और डेल्टा, इस तरह से मिलता है। उसी ρ2 बराबर लिखिएगा इसका ρ1, तो 1 माइनस अल्फा और डेल्टा टी। अब बात करते हैं एलवाई की। तो एलवाई की क्या करेंगे भाई, कंडक्टर की तो मैंने लिख दिया, ये कंडक्टर का लिखा, यहाँ पर सेमी कंडक्टर का लिखा है ना, टेम्परेचर से रिलेशन। तो एलवाई का जो होता है ना, वो नियरली क्या होती है बच्चों, नियरली कांस्टेंट होती है, नियरली कांस्टेंट। ठीक है, नियरली कांस्टेंट वैल्यूज, नियरली कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ अल्फा, अल्फा है ना, विथ क्या है, विथ टेम्परेचर, विथ टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट जो है आपको एक और पार्ट है इसमें, डी।
डी कह रहा है द रजिस्टिविटी ऑफ द टिपिकल insulator amber is greater than that of the metal, the factor of the order 10 to the power 22। तो 10 टू द पावर इंसुलेटर से अगर देखा जाए, इंसुलेटर से कंपेयर किया था, 10 टू द पावर कितना होगा, 22 के रेंज होगा। ये ऑर्डर है, ऑर्डर में। ओके, अब क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 3.20 करे गिवन इन रजिस्टर ईच ऑफ द रेजिस्टेंस आर, तो हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट मैक्सिमम और मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस। ए पार्ट में ये कह रहा है कि आपके पास रेजिस्टेंस बहुत सारे दिया हुआ है, R1 R2 और ये क्या हुआ है, Rn दिया हुआ है। दूसरी बात ये है कि ये दोनों, ये सब जो वैल्यूज है वो क्या है, इक्वल है, R वैल्यूज है सभी का। ओके, तो कहता है पहले इसको अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या वैल्यू होगा। तो देखो भाई, पहला क्या, फर्स्ट में सीरीज में अगर हम जोड़ेंगे तो आर एस इक्वल टू क्या मिलता है, आर प्लस आर। तो आर एस इज इक्वल टू क्या हो गया, एन इंटू आर हुआ। तो इसको मैक्सिमम बोलेंगे क्योंकि एन से क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। पता है आपको, एन से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये वैल्यू हो गया क्या, मैक्सिमम। तो आर एस इक्वल टू आर प्लस आर, आर एस इक्वल टू एन इंटू आर मैक्स हो गया। दूसरा आर पी 1/RP होता है जो पैरेलल में जोड़ते हैं। तो 1/RP पैरेलल का वैल्यू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट 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 1/R। हालांकि है ये अलग अलग, मान लीजिए 2 1 हो गया। तो 1 जो RP होगा वो क्या होगा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट 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 1/R। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, वन बटे आर प्लस RP। तो 1/RP इसको हम लिखते हैं 1/RP। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, N/R। तो RP इज इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा, R/N। RP इज इक्वल टू क्या हो गया, R/N। तो ये हो गया मिनिमम वैल्यू है ना। तो RP इज इक्वल टू R मिनिमम इज इक्वल टू R/N। और मैक्सिमम में क्या हुआ है, N इंटू R, और RP मिनिमम R/N, ये वैल्यू हो गई। ओके, अब इसमें कह रहा है थर्ड में कि इसकी रेशियो क्या हो गई। तो ये हो गई RS और ये क्या हो गई RP। यहाँ पर क्या हो गई N इंटू R डिवाइडेड बटे R/N। तो ये R से R कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, N का स्क्वायर। तो ये हो गया RS, यही हो गई कितनी, RP। तो ये हो गई N का स्क्वायर। तो रेशियो की अगर हम बात करें रेशियो की, तो RS रेशियो RP इज इक्वल टू N रेस का स्क्वायर रेशियो 1। कोट आउट, यहाँ तक कोट आउट। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3.20 का बी पार्ट कह रहा है कि गिवन रेजिस्टेंस 1 ओम 2 ओम 3 ओम, हाउ विल वी कंबाइन देम टू गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 11/3। ये कह रहा है कि 11/3 कैसे आएगा, इन तीनों को सीरीज में जोड़ें या तीनों को पैरेलल में जोड़ें या इसको पैरेलल में जोड़ें, इसके साथ सीरीज में जोड़ें, कैसे जोड़ने पर आएगा। तो अगर हम ऐसे इसको बनाएं, जैसे इसको पैरेलल में जोड़ देते हैं, ये हो गया R1। ओके, इसको ऐसे करते हैं,
इसके बीच हम निकालना चाहते हैं। ये हो गया R3, ये हो गया R3 और ये हो गया आपको R2। तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे तो क्या बनेंगे, R1 R2 डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2। इसको हम R नाम दे देते हैं इसको, है ना। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू 1 2 3। तो ये हो गया R इज इक्वल टू हो गया 2/3 ओम, इतना आया। और फिर इसको अगर हम जोड़ें तो क्या मिलेगा, ये हो गया 3 और यहाँ पर हो गया 3/2, यहाँ पर हो गया 3/2। अब इसको हम जोड़ते हैं तो क्या मिलना है इसको, तो R जो इक्विवेलेंट होगा, R इक्विवेलेंट वो वैल्यूज हो जाएगी 3/2 अब प्लस 3, तो ये हो जाएगा 6 और सॉरी ये हो गया आपका 2/3 है, यहाँ पर कितना है 2/3। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको, यहाँ पर हो गया 2/3 अब प्लस 3, तो ये हो गया 2 अब प्लस 9 डिवाइडेड बटे 3, ये आ गया 11/3। R इक्विवेलेंट इतना हो गया। यानी कहने का मतलब है कि इसको 1 ओम में जोड़ दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे जोड़ दीजिए 2 ओम का रेजिस्टेंस, और फिर यहाँ से आप जोड़ दीजिए 3 ओम का रेजिस्टेंस, है ना। इसके बीच जो रेजिस्टेंस निकालिएगा वो आएगा कितना, 11/3 आएगा। यही तो था सवाल, 11/3 आना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा देखो भाई, दूसरा में है कि 11/5 कैसे आएगा। 11/R इक्विवेलेंट जो होगा वो हो गया 11/5, ये कैसे आएगा, तो 11/5 कैसे आएगा जरा देखिए यहाँ पे हम अगर ऐसे कर दें, R2 को यहाँ रख दें और R3 को यहाँ रख दें, यहाँ पर किसको रख दें, R1 को, है ना, इस तरह से रख दें। ओके, तो यहाँ पर क्या रख दें, यहाँ पर ये हो गया 1, यहाँ पर क्या हो गया 2, यहाँ पर हो गया 3। ओके, तो इन दोनों को पहले पैरेलल में जोड़ लीजिए। जोड़ते हैं पैरेलल में, देखते हैं क्या आता है पैरेलल में जोड़ते हैं। तो पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, मान लीजिए इसका नाम R है, तो 2 हुआ इंटू 3 हुआ अब प्लस 2 अब प्लस 3 हो गया, तो ये क्या हो गया 6/5 हो गया। ओके, तो 6/5 आ गई। तो अब यहाँ पर करेंगे क्या, इसको आप जोड़िए, तो ये हो गया 6/5 और यहाँ पर हो गया कितना 1, यहाँ पर 1 हो गया 1 ओम। तो जो R इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा 6/5 और प्लस 1, तो ये हो गई 11/5 ओम। ये हो गया आंसर, होगा कि नहीं। अब यहाँ पर है थर्ड भी है, थर्ड नंबर कहता है कि R जो इक्विवेलेंट होना चाहिए वो 6 होना चाहिए। काफ़ी सिंपल है, R इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए बच्चों, 6 होना चाहिए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट आसान है। सबको जोड़ देंगे किस में, सीरीज में, है ना। ये 3 2 1 तो हो गया कितना, R इक्विवेलेंट 1 2 3 और आ गया 6। फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट्स है आपका कि 6/11 कैसे आएगा। 6/11 पूछा है, तो ये पैरेलल में जोड़ने पर आएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, तो ये आ जाएगा आपको 11/6। तो R जो पैरेलल हो जाएगा वो 6/11 हो जाएगी और ये हो गया आंसर। से है
और ऐसे है, फिर ऐसे, और इस तरह से 4 दिया हुआ है ना, 4 दिया हुआ है। चार दिया हुआ है और सभी का रेजिस्टेंस है वो कितना है, इधर का जो जितने हैं वो 1 ओम है, इधर का जितने दिया हुआ है वो 2 ओम है। ये 2 है, 2 है, 1 है, 1 है, 2 है, 2 है, 1 है, 1 है। ओके, इतना हो गया। अब यहाँ देखो भाई, ये देखिए ऐसे, ऐसे, ये हो गया बी और ये हो गया क्या, ए। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 2 2 1 1। अब देखो भाई, ये जो हो गया 2 हो गया, ये हो गया 4 हो गया। ऐसे हो गया, ऐसे। अब इसमें जो है ऐसे, ये हो गया 2, ये हो गया 4 4 2 4 2 2 4। अब ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो ये दोनों को पैरेलल में अगर जोड़ेंगे तो 2 × 4 डिवाइडेड बटे 6, तो ये कितना हो जाएगा 4/3। ये जो वैल्यूज होगा वो कितना हो जाएगा 4/3 होगा अगर हम पैरेलल में करें तो। ठीक, तब इसको क्या कर सकते हैं, इसको सीरीज में जोड़ेंगे। सीरीज में कैसा होगा, और ये हो गया 4/3, ये हो गया 4/3, 4/3, 4/3, क्लियर, 4/3 हो गया। तो अब यहाँ पे, हाँ, अब यहाँ पे क्या होगा, ये 4 है तो R जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा 4 × 4/3 ओम, ये हो गया आंसर। अब इसी का सेकेंड पार्ट है जो काफ़ी आसान है। सेकेंड पार्ट जो है वो दिया हुआ आपको, रेजिस्टेंस दिया हुआ है और 5 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, 5 रेजिस्टेंस, और इस तरह से दिया हुआ है। ऐसे, ये R है, R है, R है और R है, फिर R है, ये A है, ये B है, तो RAB बराबर कितना होगा 5R हो गया आंसर, है ना। ओके, तो आज का क्लास मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।